जय हिंद दोस्तों आपको याद होगा कि हम आजकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हमने आपके लिए लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी। और उस एस्ट्रोनॉमी के वीडियो में हमने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके बाद आकाशगंगाएं, हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसके बारे में, और उसके बाद फिर बहुत सारे ग्रह यानी कि 8 ग्रहों के बारे में बात कर रहे थे हम। और उनमें से हमने एक ग्रह छोड़ दिया था जिसका नाम है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले वाले टॉपिक से आगे का है। हमारे पिछले वाले टॉपिक का जो वीडियो है उसे देखने के लिए आप ऊपर देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा एक आई का एक आइकॉन बन के आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आप हमारे उस वीडियो को डायरेक्ट देख पाएंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे और इसमें हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे, जो कि बहुत ही टफ लगता है बच्चों को। तो इसलिए आज बहुत ही आसान होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। और आप देखेंगे आपको इसी वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी पूरे हो जाएंगे। और ये वीडियो ये नहीं है कि सिर्फ वनडे एग्ज़ाम के लिए है, ये आप ऊपर से ऊपर एग्ज़ाम यानी कि सिविल सर्विस के लिए भी आप इस वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। तो सबसे पहले तो जब ये वीडियो आपके सामने ये चल रहा है तो इस समय आप कम से कम शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि जब ये लाइव क्लास चलती है तो इस लाइव वीडियो में 15, 20, 50 लोग कम से कम आएँ देखें। तो आज लगभग मुझे लगता है कम से कम 20-25 लोग तो इसे देखें एक साथ, वरना ऐसे ही होता है कि 15, 16, 17 लोगों तक पहुंचता है और उसके बाद फिर वो थोड़ा स्किप करके वीडियो को फिर और वीडियो देखने लग जाते हैं बच्चे। तो इसलिए एक जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ाई को आप कंटिन्यू कीजिए। आपको करना ये चाहिए कि इस वीडियो को जब आप शुरू कर रहे हैं देखना तो एंड तक देखें, जब तक ये वीडियो ख़त्म ना हो जाए। तो कम से कम आपका एक टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना वो पूरा तो हो जाएगा। इसलिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे आपको पता है इस वीडियो के टॉपिक का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें आप सोचिए कि एक बड़ी सी पृथ्वी है, एक गोल पृथ्वी है, उसके हम केंद्र तक जाना चाहते हैं। अगर हम बिल्कुल केंद्र तक एक सीधी रॉड डालें तो हमें लगभग 6371 किलोमीटर लंबी एक रॉड लेनी पड़ेगी, तब हम उस केंद्र तक पहुंच सकते हैं जिसे हम पृथ्वी का केंद्र कहते हैं। वहां तक हमें क्या करना है कि पृथ्वी के धरातल से लेकर और केंद्र तक के बीच में जो जो स्थान अलग अलग हैं हमें उनकी बात करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में जहां हम रहते हैं, धरातल पर, स्थल पर जहां हम रहते हैं, उस स्थल से जैसे हम नीचे की तरफ चलेंगे तो लगभग भूपर्पटी लगभग 30 किलोमीटर तक होगी। 30 किलोमीटर का मतलब है कि भूपर्पटी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर आता है, उस भूपर्पटी की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर है। हालांकि महाद्वीपों पर और महासागरों पर इसकी मोटाई में अंतर है, लेकिन हम औसतन अगर बात करें तो औसतन इसकी मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर। तो आपको देखो यहाँ पे ऐसे देखना है कि इसकी मोटाई जीरो से, देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम जीरो से और यहाँ तक हम गए तो लगभग 30 किलोमीटर तक क्या है इसकी मोटाई है। उसके बाद इस भूपर्पटी से नीचे आप आएंगे तो मेंटल मिलेगा। मेंटल मतलब पिघला हुआ पदार्थ है, द्रव है, या आप कह सकते हैं कि जो भी धात्विक पदार्थ होते हैं वो सब पिघले हुए रूप में है यहाँ पर, जिसे हम मेंटल कहते हैं। और ये लगभग 2900 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच के स्थान को हम मेंटल कहते हैं। उसके बाद देखो मेंटल के बाद फिर आता है क्रॉड, जो कि बहुत ही ठोस अवस्था में है। सर्वाधिक ठोस अवस्था किसकी है? क्रॉड की है। तो क्रॉड जो है वो 2900 किलोमीटर से, और लास्ट में यहाँ पॉइंट है जहाँ केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ तक 6371 किलोमीटर। ठीक है, ये तो एक बहुत ही सिंपल सा विभाजन है। आप इस विभाजन को आगे भी बढ़ाएंगे, हम इस विभाजन को और आगे बढ़ा सकते हैं हम। देखिए आप कि इस भूपर्पटी, ये जो भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी में दो तरह की चीज़ें हैं कि पूरी भूपर्पटी हमारी एक तो महाद्वीपों पर स्थित है, महाद्वीप है ना, और इसके अलावा हमारी भूपर्पटी जो है समुद्रीय है यानी कि महासागरीय भूपर्पटी। तो आप देख सकते हैं कि अगर भूपर्पटी का ये भाग इतना मोटा हो ये, तो हम कहेंगे कि भाई भूपर्पटी महाद्वीपों पर ज़्यादा मोटी है, जबकि महासागर पर उसकी मोटाई कम है।
तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि महाद्वीपों पर जो भूपर्पटी है, इसे बोलेंगे महाद्वीपीय भूपर्पटी, तो इसकी मोटाई है लगभग 35 किलोमीटर तक, यानी कि 35 किलोमीटर लगभग मोटाई है किसकी, हमारी महाद्वीपीय भूपर्पटी की। हो सकता है बुक्स में कई जगह लिखा होता है कि 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक, 45 किलोमीटर तक भी लिख देते हैं लोग, लेकिन आपको ये औसतन रूप से याद रखनी है और ये बिल्कुल ठीक है कि 35 किलोमीटर क्या है, महाद्वीपीय भूपर्पटी है हमारी। जबकि जो महासागरीय भूपर्पटी है ये वाली, इसकी मोटाई कम है। तो महासागरीय जो भूपर्पटी होती है उसकी मोटाई थोड़ी कम, काफ़ी कम है वैसे तो, और ये है कितनी, 5 किलोमीटर की। ऐसे बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने महाद्वीपीय भूपर्पटी के बारे में अध्ययन किया है, ऐसी महासागरीय भूपर्पटी के बारे में अध्ययन किया है, और फिर उन्होंने बताया है कि ये किससे मिलकर बनी है। जैसे महाद्वीपीय भूपर्पटी जो है वो सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बनी है, इसलिए इसे हम शॉर्ट में, इन दोनों को शॉर्ट में हम Cl कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन होगा कि Cl क्या है, तो आप कहेंगे महाद्वीपीय भूपर्पटी का नाम है एक अलग Cl, या ऐसे कह सकते हैं कि सिलिका और एल्यूमिना से बनने के कारण इसे हम Cl कह रहे हैं, या महाद्वीपीय भूपर्पटी किससे मिलकर बनी है, तो सिलिका और एल्यूमिना से। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर है कि ये जो महासागरीय भूपर्पटी है ये भी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, तो हम बोलेंगे सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, इसलिए हम इसे बोलते हैं दोनों को मिला के सी में। तो सी में किसे बोलेंगे, तो आप कहेंगे महासागरीय भूपर्पटी को, और महाद्वीपीय भूपर्पटी को क्या बोलेंगे, Cl। एक सीधी सी, मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है ना, तो आप वनडे एग्जाम के उस क्वेश्चन के हिसाब से आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके नीचे देखिए आप, भूपर्पटी के नीचे है मेंटल। मेंटल क्या है, मेंटल जो है मैग्मा से भरा हुआ है, यानी कि मैग्मा जिसमें द्रवित रूप में बहुत सारे धात्विक पदार्थ हैं, तो ये पिघली हुई अवस्था में मिलेगा आपको ये भाग, जिसे हम मेंटल कहते हैं। इस मेंटल में भी जो ऊपरी भाग है वो थोड़ा ठोस है, परंतु निचले भाग में आते आते वो पूरी तरह क्या है, द्रवित रूप में है। अब देखो आप, ये जो मेंटल है, इस मेंटल को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, और इस मेंटल में जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हम ऊपरी मेंटल बोल सकते हैं, ऊपरी मेंटल कह सकते हैं, है ना, और ऊपरी मेंटल बोल सकते हैं इसे हम, और ये कितना है, लगभग 700 किलोमीटर की मोटाई तक है ना, 700 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा, ऊपरी मेंटल। और उसके बाद जब नीचे आएंगे तो इसमें इसे बोलेंगे निचला मेंटल। देखिए हम पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वो जानकारी दें जो वनडे एग्जाम की है, और उसके बाद फिर जब हम इसे और आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सिविल सर्विस के लिए भी हो जाएगा। इसमें आगे की बातें आगे आएंगी जो कि ज़्यादा डीप होंगी, लेकिन अभी हम एक खाका बना रहे हैं, वो खाका जो 7th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, हमारा पर्यावरण, तो आपको इसी तरह का उसमें एक खाका दिखाई देगा, है ना, एक पूरा प्रोफार्मा दिखाई देगा जिसमें इसी तरीके से बना होगा कि क्रस्ट है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनी है ना, फिर इसी तरीके से मेंटल और फिर क्रॉड। तो आप देखो इसके बाद फिर क्रॉड, तो क्रॉड भी इसी तरीके से दो भागों में विभाजित होता है। क्रॉड में ऊपरी हिस्से को बोलते हैं हम बाह्य क्रॉड, ये वाला हिस्सा कहलाएगा बाह्य क्रॉड, और निचला वाला कहलाएगा आंतरिक क्रॉड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जितने भी 3 हिस्से आपने बनाए थे, इन तीनों हिस्सों में दो दो हिस्से और बन गए, यानी कि जैसे भूपर्पटी है तो उस भूपर्पटी में भी हम ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी, इसी तरीके से मेंटल है तो ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, इसी तरीके से क्रॉड है तो क्रॉड जो है, क्रॉड को इंग्लिश में कोर कहते हैं, तो क्रॉड जो है वो बाह्य क्रॉड और आंतरिक क्रॉड, इस तरीके से। और देखिए जैसे हमने ये बनाया था कि महाद्वीपीय भूपर्पटी सिलिका और एल्यूमिना से निर्मित है, बिल्कुल वैसे ही महासागरीय भूपर्पटी सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है। इसी प्रकार से देखिए आप क्रॉड, तो क्रॉड जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो है इसमें निकिल और एक है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का यहाँ मतलब क्या है, Fe, तो फेरस ऑक्साइड है और निकिल है, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर हम बना लेते हैं नीफे। तो हम कहेंगे कि नीफे क्या है, तो आप कहेंगे क्रॉड है। तो क्रॉड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, निकिल और फेरस ऑक्साइड, जिसे हम नीफे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है कि महासागरीय भूपर्पटी
किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो आप कहेंगे सिलिका और मैग्नीशियम। फिर महाद्वीपीय भूपर्पटी किससे मिलकर बनी है, तो आप कहेंगे सिलिका और एल्यूमिना, जिसे हम Cl कह रहे हैं, सी में कह रहे हैं महासागरीय भूपर्पटी को। और इसी तरीके से क्रॉड को क्या बोल रहा है, नीफे, यानी कि निकेल और फेरस ऑक्साइड से निर्मित है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको लिख के आएगा कि जैसे महाद्वीपीय भूपर्पटी जो है वो 2 प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, जिसे हम ग्रेनाइट और नीस कहते हैं। तो ग्रेनाइट और नीस नामक चट्टानों से बनी है क्या, ये महाद्वीपीय भूपर्पटी। और उसके बाद महाद्वीपीय भूपर्पटी के ऊपर एक परत पाई जाती है, वो है अवसादी शैलों के अवसादी चट्टानें, यानी कि सबसे पहले ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है महाद्वीपीय भूपर्पटी, और उसके ऊपर जो परत है वो अवसादी शैल या अवसादी चट्टानों की है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो महासागरीय भूपर्पटी है वो बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। तो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है क्या, महासागरीय भूपर्पटी। तो आप इसमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे आपको कि आपको ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है। अगर ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है कि सिलिका और मैग्नीशियम, तो वो आंसर होगा, वरना बेसाल्ट चट्टानें सिर्फ चट्टानों के नाम दिए हुए हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट या कुछ भी, तो आप बेसाल्ट याद रखेंगे किसमें, महासागरीय भूपर्पटी में। तो आपको ये थोड़ा सा खुद कॉमन सेंस का यूज करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है वो 2 तरह की चट्टानों से, एक तो बोलते हैं ग्रेनाइट और ग्रेनाइट प्लस नीस से मिलकर बनी है ना। और इसके ऊपर मैंने बताया आपको कि अवसादी शैल उनकी परत बिछी हुई है, अवसादी शैलों की परत आती है इसके ऊपर। और इसी तरीके से जो महासागरीय भूपर्पटी है ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो देखिए आप यहाँ पर बहुत आसानी से ये बात देख सकते हैं कि ये जो हमने बात की है ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में है। तो जिनका सी-टेट, यूपी-टेट या सुपर-टेट का पेपर है वो बस इतना कर ले तो उनका काम चल जाएगा। वो बस इतना कर ले कि Cl क्या होता है, सी में क्या होता है, और इसके अलावा नीफे क्या होता है, ये पता करें वो। और इसके अलावा ये याद रखें वो कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले भूपर्पटी है, फिर मेंटल है, फिर क्रॉड है, और उसके बाद फिर इसे 6 भागों में डिवाइड करते हैं कि भूपर्पटी के 2 भाग हो जाते हैं, ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी। फिर इसी तरीके से ये ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, फिर इसी तरीके से बाह्य क्रॉड, आंतरिक क्रॉड। तो आपको सरल से कठिन की तरफ चलना है, और आप देखेंगे कि आपको आसानी से ये आंतरिक संरचना समझ में आने लगेगी। अब देखिए इससे आगे चलते हैं। जो थोड़ी सी डीपली बात है वो डीपली ये है कि इन सारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने और बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं, उन्होंने शोध किए हैं। तो उन्होंने एक चीज़ पाई कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्रवेश करते हैं, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो भूकंप की तरंगे हैं उनके जो गति है उनकी उस गति में परिवर्तन आने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो पी लहर है, भूकंप आपने अगर पढ़ा है तो भूकंप में 3 तरह की तरंगें होती हैं, एक पी तरंगें होती हैं, एक एस तरंगें होती हैं, एक एल तरंगें होती हैं। तो जो पी तरंगें होती हैं उनकी जो गति है उसमें अंतर आता है जब वो जो पी तरंगें हैं भूकंप की वो इसमें प्रवेश करेंगी तब, या ऐसे जाएं ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे आए तो उनकी गति में क्या होगा, अंतर आएगा। आगे जो हम बताने वाले हैं वो नाम आए कहाँ से हैं, और वो नाम देखो क्या है, उसे हम एक शब्द में बोलते हैं और वो बोलते हैं हम उसे असंबद्धता। एक शब्द है ये। तो देखो अभी मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ क्योंकि ये बड़ी दिक्कत हो जाती है समझने में बच्चों को, तो इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि भाई इतना तो आपने कर लिया, ये तो पूरा हो गया है ना, 7th क्लास की एनसीईआरटी वाला काम ये तो हो गया टेट के हिसाब से, बढ़िया। अब अगर जब आप इससे ऊपर के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और आपको ये करना है कि जो बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने ये बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्रवेश करते हुए कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होती है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है जैसे आप सोचिए कि आप पृथ्वी में जा रहे हैं, है ना, ऐसे आपके पास कोई शक्ति है, शक्तिमान टाइप की, तो आप अंदर जा रहे हैं पृथ्वी में, तो सब कुछ एक जैसा मिल रहा है, ज़मीन मिलती जा रही है, लेकिन उस ज़मीन में जैसे ही अंतर आना शुरू होगा, आपकी स्पीड में अंतर आएगा, आपके घनत्व में अंतर आने लगेगा, तो समझ लीजिए कि वहीं पर आपकी जो कंटिन्यूटी थी वो खत्म हो गई, और कंटिन्यूटी खत्म हो गई इसका मतलब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो डिसकंटिन्यूटी को हिंदी में क्या कहते हैं, असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब यहां पर है डिसकंटिन्यूटी इंग्लिश में। तो इसका मतलब यह है कि कोई वैज्ञानिक हुए, उन वैज्ञानिक ने यह बताया कि भाई ऊपरी भूपर्पटी जो है ना, ऊपरी भूपर्पटी, उस ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी में दोनों में क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि
लगातार या कंटिन्यूशन नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो कि कोई भी चीज आपको एक जैसी नहीं मिलेगी, उसमें अंतर मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसी जगह को उस विद्वान के नाम पर नाम दिया गया है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि असंबद्धता क्या है ना। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि असंबद्धता क्या है। तो असंबद्धता क्या है कि हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर हमें कंटिन्यूशन कम लग रहा है या खत्म लग रहा है, जहां पर डिसकंटिन्यूटी आई वहीं पर हम उसे बोलेंगे कि यह असंबद्धता है। और जिस व्यक्ति ने ये बताया उसके नाम पर उसका नाम पड़ जाएगा कि असंबद्धता किसके नाम पर है। जैसे एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था कोनराड। तो कोनराड ने बताया था कि ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के बीच में क्या पाई जाती है, असंबद्धता, है ना। ये बड़ा अजीब सा शब्द है, जीभ लड़खड़ा जाती है बोलते टाइम कई बार, तो इसलिए मैं आराम से ही बोल रहा हूँ, आप भी बोल के देखिए, है ना। तो आपको पता लगेगा कि इंग्लिश में तो आसान है डिसकंटिन्यूटी, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा कठिन लगता है असंबद्धता। तो इसलिए अब हम वही देखने वाले हैं। और देखिए आप कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, उस ट्रिक की वजह से आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सी असंबद्धता किसके बीच में पाई जाती है। जैसे कोई आपसे अचानक पूछ ले कि ऊपरी मेंटल एवं निचली भूपर्पटी के बीच में किस प्रकार की असंबद्धता पाई जाती है, देखो ये क्वेश्चन है ये। इसी तरीके से बाह्यक रॉड एवं निचली मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है। तो ये क्या है, ये सब आपको एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रहेगा। आपको नाम तुरंत याद आ जाएगा कि भाई किसके बीच में कौन सी असंबद्धता है और उसका नाम क्या है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि असंबद्धता क्या है या क्या पढ़ रहे हैं हम, या ये बार बार जो बोला जा रहा है डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता ये क्या है। तो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो मैं आपको फिर दोबारा से बोल के बता दूंगा, या फिर अगर तब भी नहीं समझेंगे तो मैं आपको उसकी परिभाषा को इनबॉक्स में लिख के दे दूंगा। और उसके बावजूद भी अगर आप ना समझें तो फिर उसके बाद आप ऑफलाइन क्लास में आएँ, ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ें, और उसके बाद हर हाल में आपको ऐसा नहीं हो सकता कि ये समझ में ना आए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए अब इसे बिल्कुल एक ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूं। आप इस बात को देखिए कि देखिए सबसे ऊपर क्या है, भूपर्पटी है। मैंने आपसे कहा था कि भूपर्पटी में दो भाग है, एक तो ऊपरी भूपर्पटी है ना, ऊपरी, और एक क्या है, निचली भूपर्पटी है ना, निचली भूपर्पटी। उसके बाद देखो फिर मैंने आपसे कहा था ये ऊपरी मेंटल है और ये क्या है, निचला मेंटल है। फिर आपसे कहा था कि ये बाह्यक रॉड है और फिर बताया था आपको आंतरिक रॉड है। इस तरीके से आपको बताया गया है। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से देख पा रहे होंगे। अगर नहीं देख पाए तब भी आपको बाद में मैं स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा, तब आप उसे रट भी सकते हैं चाहें तो, वरना इसे देख के आसानी से याद कर सकते हैं आप। अब आप देखिए कि एक विद्वान हुए जिनका नाम था कोनराड ने बताया कि देखो ऊपरी भूपर्पटी जो है, उस ऊपरी भूपर्पटी में जो भूकंप की पी तरंगे हैं, उन पी तरंगों की जो स्पीड होती है वो लगभग 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, उन्होंने ये बताया। उन्होंने कहा जो इसका घनत्व होता है वो लगभग 2.8 होता है। फिर उन्होंने बताया कि भाई निचली जो भूपर्पटी है वो अलग है इससे, क्योंकि वहां पर जो पी तरंगों की गति है वो कितनी है, 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी में क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि असंबद्धता है। तो ये क्या हो गया, फिर ये हो गया जिसने ये बताया था, है ना, उनका नाम था कोनराड। तो कोनराड के नाम पर इसका नाम हो गया कोनराड, ऐसे लिखते हैं कोनराड असंबद्धता, है ना, क्लियर। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऊपरी भूपर्पटी एवं निचली भूपर्पटी के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कोनराड असंबद्धता बोलते हैं उसे। फिर देखो आप आगे फिर ये निचली भूपर्पटी है और ये ऊपरी मेंटल है। तो ये निचली भूपर्पटी जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे इतना हिस्सा ये हो गया, देखो ऊपरी हिस्सा, ये निचला हिस्सा। तो ये जो निचली भूपर्पटी है, निचली भूपर्पटी, और ये क्या है, ऊपरी मेंटल, इनके बीच में देखो, इनके बीच में, या यहाँ से बनाए तो ज़्यादा आसान लगेगा, आपको दिखेगा सही कि देखो ये ऊपरी मेंटल है ना, और ये निचली भूपर्पटी, ये दो हैं। इनके बीच में जिस व्यक्ति ने असंबद्धता बताई थी उसका नाम था मोहोरोविकिक। उसका नाम बड़ा लंबा सा,
मोहोरोविकिक नाम है उसका। तो उसने बताया था ये कि इनके बीच में क्या है, असंबद्धता। तो इसे क्या बोल देंगे हम, मोहो असंबद्धता बोलेंगे इसे। तो इसका नाम ये हो गया। तो ये देखो दो असंबद्धता हो गई, एक कोनराड हो गई, एक मोहो हो गई। उसके बाद फिर देखो ऊपरी मेंटल, ये ऊपरी मेंटल था। इस ऊपरी मेंटल और इस निचले मेंटल के बीच में जिस व्यक्ति ने डिसकंटिन्यूटी बताई थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था रेपेटी। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रेपेटी असंबद्धता बोलेंगे इसे। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देखो निचला मेंटल है ये, इस निचला मेंटल और ये बाह्यक रॉड। तो निचला मेंटल और बाह्यक रॉड के बीच में जिसने असंबद्धता बताई थी उसका नाम है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग, तो उसके नाम पर पड़ गई ये असंबद्धता कहलाएगी गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाएगी। फिर इसी प्रकार से देखो फिर एक विद्वान हुए, उन्होंने बाह्य और आंतरिक रॉड, मतलब बाह्यक रॉड और आंतरिक रॉड के बीच में क्या बताया, असंबद्धता बताई। तो उनका नाम है लेहमेन असंबद्धता, है ना। उनका नाम तो लेहमेन था और नाम पड़ गया असंबद्धता का क्या, लेहमेन असंबद्धता। तो आप देखो इसका मतलब ये है, आपसे क्वेश्चन भी बिल्कुल यही होंगे और ये सिविल में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन यही है वनडे एग्जाम में भी और सिविल में भी क्वेश्चन यही है कि भाई ये असंबद्धता किसके मध्य पाई जाती है। जैसे आपसे एकदम क्वेश्चन कोई पूछे कि अभी तो आपने देख लिया तो आसान लग रहा है, लेकिन आपसे मैं पूछूं कि रेपेटी असंबद्धता किसके मध्य पाई जाती है, तो आपको याद करना पड़ेगा। और आप याद करेंगे तो पक्का ऐसा होता है कि भूलेंगे भी, है ना। टाइम टाइम पे भूल भी जाते हैं 2-3 महीने में जो चीज़ आपकी पड़ी हुई है। लेकिन आप एक ट्रिक याद कर लें और मैं उस ट्रिक को लिख रहा हूँ और आप देखेंगे कि वो ट्रिक कितनी आसान है। जैसे उस ट्रिक के माध्यम से आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो याद हो जाएगा। देखो ट्रिक ये है, ट्रिक में आपको याद लिखना है ये कि देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, ट्रिक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ट्रिक क्या है, तो आप ट्रिक में है कि कौन मोहे रैपट मार सकता है क्योंकि मेरे पास गुलेल है ना। तो ऐसे देखो, ऐसे लिख लिया हमने कि भाई मुझे कौन मोहे रैपट मार सकता है क्योंकि मेरे पास क्या है, गुलेल है। तो ये तो मुझे लगता है सबको याद रहेगा। तो आप देखो कौन से क्या बन जाएगा, पहली असंबद्धता क्या है, कौन रॉड असंबद्धता। तो कौन, फिर मोहे, तो मोहे से क्या, मोहो याद आ जाएगा आपको, मोहो असंबद्धता। फिर रैपट से, रैपट तो सबको याद रहता है, बचपन में रैपट खाए होंगे सबने बहुत, तो रैपट से याद आ जाएगा क्या, रैपेटी असंबद्धता, तीसरी हो गई है। और फिर चौथी है गुटेनबर्ग, तो ये गु से बन जाएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। और लेहमेन से, ये ले से, ये जो ले बनाया आपने, इस ले से क्या याद आ जाएगा आपको, लेहमेन। तो बस इतना करना है। आप देखिए आपको ये पांचों असंबद्धता आसानी से याद हो जाएंगी क्योंकि आसान है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत यही आती है कि जब 2-3-4 महीने हो जाते हैं तो हमें ये याद नहीं रहता है कि ये असंबद्धता किसके मध्य पाई जाती है या कौन से व्यक्ति का नाम किस असंबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम कई बार लेहमेन को गुटेनबर्ग वाली समझते हैं, कभी गुटेनबर्ग वाली को हम कभी कॉनराड वाली समझने लगते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है। जिन्होंने 5-6 बार पढ़ रखा है उन्हें तो याद रहेगा, लेकिन जो पहली दूसरी बार पढ़ रहे हैं, जिन पे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, जिनका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में आने वाले हैं, मान लो 2-3 महीने में, तो अब वो इस तरीके से करें और आप देखेंगे कि उन्हें हर समय ये याद रहेगा। वो ऐसा कर ही नहीं सकते, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भूल जाएं। अगर उनसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो बस वो इतना करें कि ऊपर से क्रम लगा लें और क्रम के हिसाब से कर लें। भाई क्रम में क्या करेंगे, भाई पहली वाली क्या है, कॉनराड, तो वो किस में है, ऊपरी भूपरपटी निचली भूपरपटी। फिर कौन सी है, मोहो किसके बीच में है, मोहो है किसमें, निचली भूपरपटी और ऊपरी मेंटल के बीच में। फिर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में आ गया आंसर, ये जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या हो जाएगा, रैपेटी। तो आपको बस ये करना है कि क्रम देखना है और ये क्रम से ही है। पहले ये वाला क्रम लगाएं और देखो बहुत आसान है, सब में 2-2 भाग करें, सब में 2-2 भाग किए, पहले वाले को दूसरे से, दूसरे वाले को तीसरे से, तीसरे वाले को चौथे से, चौथे वाले को पांचवें से और पांचवें वाले को छठे से कनेक्ट करके लिख देना है बस।
तो बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी कठिन नहीं है। टीचर का मेन जो फर्ज होता है वो यही होता है कि वो आपको पढ़ाए भी, लेकिन साथ साथ आपको चीज़ें सरल बना के भी दे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक, जो कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं था और बहुत आसान लगा होगा, है ना, आसानी से मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। मुझे ये पूरी उम्मीद है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी। अगर कोई कमी है तो वो ज़रूर बताएं, अगर उसकी अच्छी बात है तो अच्छी बात भी लिखें। आपको आलोचना करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आप अगर आलोचना करेंगे, कमी बताएंगे, तो मैं इसे सुधारूंगा, सही करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जो थोड़े 2-4 फैक्ट हैं जो इससे संबंधित हैं वो आपको स्क्रीन पे लिख के आएंगे मेरे थैंक यू बोलने के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।